हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, साथ ही साथ यूपी पीसीएस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपकी जीएस की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। तो इस क्लास को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पहले जो 3 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं उनको आप ध्यान से देख लें और इसके बाद ये क्लास आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अगर आप पहली बार भी हैं तो ये क्लास आप पूरी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं प्रयास करूँगा कि आपको बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ साथ सारे तथ्यों को अच्छे से समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो यूरोपियों का आगमन हुआ था 1498 से जो यूरोपी थे वो भारत में आना शुरू हुए थे। और सबसे पहले जो यूरोपीय भारत में आए थे तो ये पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ये 1498 में आए थे। इसके बाद आए थे डच आए थे कब? 1596 में। लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर 98 ईयर यानी कि 98 सालों तक पुर्तगाली भारत में अकेले ही व्यापार करते रहे। इसके बाद डचों का आगमन होता है 1596 में। लेकिन डचों के आगमन के बाद जो बहुत सारी यूरोपीय यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनियाँ थी उनकी भारत में आने की एक होड़ सी लग गई। आप देखेंगे यहाँ पर तो डच जो थे ये 1596 में आते हैं। उसके 4 साल के बाद अंग्रेज यानी कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भी भारत में आ जाती है सन 1600 में। डेनिश आ जाते हैं 1616 में, फ्रांसीसी आते हैं 1664 में और स्वीडन वाले भी आए थे। हालांकि ये आपको कई बार नहीं मिलेगा देखने को बहुत सारी किताबों में, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्वीडन भी भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। और ये आए थे कब? तो 1731 में आए थे। तो इनके आने का क्रम क्या है और किस प्रकार से इन्होंने भारत में अपना वर्चस्व बनाया, अपनी जो पहली फैक्ट्री थी उसको कहाँ पर लगाया था और किस प्रकार से भारत की जो स्थानीय राजनीति थी, लोकल पॉलिटिक्स, उसको प्रभावित करने का इन लोगों ने प्रयास किया था, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग। अब फिलहाल यहाँ पर हमने फ्रांसीसियों का जो आगमन हुआ था इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। अब ध्यान से देखिएगा कि धीरे धीरे भारत में केवल 2 ही शक्तियाँ ऐसी बची हुई थी जो कि एक दूसरे के समकक्ष कही जा सकती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये मैप आप देखिए, 1739 आते आते क्या हो गया था कि जो फ्रांसीसी थे ये सूरत में भी मौजूद हैं, माहे में भी मौजूद हैं, कराईकल और पांडिचेरी में भी हैं और बंगाल के चंदेर नगर में हैं। कई जगहों पर ये नाम जो है ना चंदेर नगर लिखा मिलेगा, कई जगहों पर आपको चंद्र नगर लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर जो है फ्रांसीसी भी बहुत ही मजबूती के साथ जो है वो यहाँ पर भारत में उपस्थित हैं। और अब बिल्कुल ऑब्वियस है कि 2 शेर एक जंगल में नहीं रह सकते हैं, तो अंग्रेज़ों से इनका जो टकराव होना था वो बिल्कुल तय हो गया था। लेकिन अभी तक क्या था कि ये दोनों ही शक्तियाँ जो थी वो अभी तक जो लोकल पॉलिटिक्स थी यानी कि स्थानीय स्तर पर जो राजनीति थी उसमें इन लोगों ने कभी भी इंटरफेयर नहीं किया था। कभी भी दोनों कंपनियां आपस में एक दूसरे से टकराई नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे जो सिचुएशन थी, जो परिस्थितियां थी वो बदल रही थी और इन बदलती परिस्थितियों में धीरे धीरे अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे वो आमने सामने आ गए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बार आप कोई काम कर लें तो फिर उसके बारे में आपकी जो राय होती है वो बदल जाती है। जैसे कि हम बात करें अगर कर्नाटक के युद्ध के बारे में, तो जो पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे और जो तीनों युद्धों की टाइमलाइन है ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। जैसे कि कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था यह 1746 से लेकर 1748 तक हुआ था। और जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ इसकी समाप्ति होती है एक्सला-चैपल की संधि से। ठीक है, एक्सला-चैपल की संधि से होती है। इसके बाद इसके 2 साल के बाद ही यानी कि अगर देखेंगे आप तो 1748 में एक्सला-चैपल की संधि होती है। तो मात्र 2 साल यहाँ पर देखिए आप, 48 के बाद 49 में ही जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था ये स्टार्ट हो गया था। 1749 से लेकर 1754 तक एग्जैक्टली देखा जाए तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1746 से लेकर 1748 तक चला था, यानी कि कुल मिला के 2 साल चला था पहला युद्ध। दूसरा युद्ध 1749 से लेकर 1754 तक यानी कि कुल 5 साल चला। और जो तीसरा युद्ध था यह 1758 से लेकर 1763 तक चला, यानी कुल 6 साल तक चला था। तो ये टाइमलाइन है कि कौन सा युद्ध कितना समय चला था और कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि जो पहला युद्ध हुआ था इसका कारण क्या था। अब जो पहला यहाँ पर युद्ध हुआ, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 में, तो इसके लिए जो कारण है, पहले तो आप ये जो मैप है इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। कोरोमंडल तट आप यहाँ पर समझ रहे हैं।
अब इसके जो आगे का हिस्सा है इसको क्या कहते थे, आगे मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पता है तो आप बताइए कमेंट करके। तो फिलहाल फ्रेंड्स उस समय की जो स्थिति थी उसके मुताबिक नहीं है, वर्तमान में जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक मैंने ये मैप तैयार किया है ताकि आप अच्छे तरीके से आप समझ सकें। ये आपका कोरोमंडल तट है, यहाँ पर तमिलनाडु है, ये आपका केरला है, ये कर्नाटक है, और ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना है, और ये महाराष्ट्र है। तो वर्तमान समय में आपको जो कर्नाटक दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन तब जब ये युद्ध हुआ था, कर्नाटक के जब तीनों युद्ध हुए थे, तब ये जो एरिया था वो यहाँ पर आपको शो होता था। ठीक है, इसी को कहा जाता था कर्नाटक। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से लेकर 1748 के बीच में, इसके जो कारण थे वो भारत में मौजूद नहीं थे। हुआ ये कि विदेशों में, यानी कि जब विदेशों में ये लोग आपस में लड़ते थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी जो थे, तो उसका असर जो है वो आपको भारत में भी देखने को मिलता था। एग्जैक्टली क्या हुआ था कि इंग्लिश नेवी ने फ्रेंच मर्चेंट शिप को कैप्चर कर लिया था 1746 में। तो ये जो युद्ध थी इसकी शुरुआत की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। इंग्लिश नेवी ने क्या किया था, फ्रेंच मर्चेंट शिप को कैप्चर कर लिया था। उस समय फ्रांस का जो गवर्नर था वो डुप्ले था। डुप्ले बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही होशियार आदमी था, लेकिन इसको फ्रांसीसी यानी कि जो फ्रांस था, फ्रांस के जो राजा थे, तो इसे नेटिव सपोर्ट नहीं मिला था, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डुप्ले था वो आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता था फ्रांसीसियों के लिए, वो कर नहीं पाया। तो अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगी थी। यहाँ पर क्या होता है कि इंग्लिश नेवी ने फ्रेंच मर्चेंट शिप को जब कैप्चर कर लिया था, उस समय फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। यहाँ पर अब अंग्रेज जो थे, ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद मांगी थी, और फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन के साले चंदा साहब से मदद मांगी थी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो अंग्रेज हैं वो और फ्रांसीसी हैं, ये क्रमशः जो है आमने सामने आ रहे हैं। अंग्रेज जो हैं वो किसकी मदद ले रहे हैं, अनवरुद्दीन की, जो कि कर्नाटक का नवाब है, और जो फ्रांसीसी हैं वो अनवरुद्दीन का एक साला है चांदा साहब, इसे चंदा साहब भी कहा जाता है, उसकी मदद ये मांग रहा है। एग्जैक्टली हुआ ये था कि जो चंदा साहब था ये अनवरुद्दीन का साला था, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सत्ता का लालच दोनों को आमने सामने किया हुआ था। तो जब अनवरुद्दीन ने अंग्रेज़ों की मदद की तो फ्रांसीसियों ने चंदा साहब से मदद मांगी थी। अब इसी बीच 1746 में एक युद्ध होता है जिसे सेंट थोम का युद्ध या फिर अडयार का युद्ध भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सेंट थोम का युद्ध और अडयार का युद्ध ये दोनों सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। और ये जो अडयार का युद्ध हुआ था इसमें फ्रांस का जो सामना हुआ था वो नवाब अनवरुद्दीन से हुआ था, यानी कि जो फ्रांसीसी थे उनके सामने कौन था, नवाब अनवरुद्दीन था। और नवाब अनवरुद्दीन ये एक तरीके से अंग्रेज़ों का प्रतिनिधि था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उससे मदद मांगी थी। एग्जैक्टली ये जो युद्ध हुआ अडयार का युद्ध, इससे फ्रांसीसियों की जो धड़क कहते हैं ना, जिसे यूपी में कहते हैं धड़क खुलना, तो धड़क उनकी जो थी वो खुल गई, मतलब उनको पता चल गया कि कौन कितने पानी में है। एग्जैक्टली हुआ ये कि जब अडयार का युद्ध होता है तो उस समय फ्रांसीसियों की सेना जो थी वो नवाब अनवरुद्दीन की सेना के मुकाबले काफ़ी जो है छोटी थी। नवाब अनवरुद्दीन के पास बहुत बड़ी सेना थी, और यहाँ पर फ्रांसीसियों के पास छोटी सी सेना ने नवाब अनवरुद्दीन की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। अडयार नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, और इसके बाद जो फ्रांसीसी थे उनको ये लगने लगा था कि यहाँ के जो राजा वगैरह हैं इनमें कोई ख़ास दम नहीं है, अगर एक सही रणनीति बनाकर इन पर हमला किया जाए तो इनको भी हराया जा सकता है और इनका जो राज्य है उसको भी कब्जे में लिया जा सकता है। अब यहीं से जो है ना मद्रास को फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों से जीत लिया था। ठीक है, तो 1746 का ये अडयार का युद्ध जो था, यहीं से फ्रांसीसियों की जो ताकत थी वो खुलनी शुरू हो गई थी। इसके बाद दोस्तों बात करें तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1748 में एक्सला चैपल की संधि से समाप्त होती है। और इस संधि में क्या तय किया गया, एक्सला चैपल ये पेरिस में मौजूद था, तो एक्सला चैपल की संधि में मद्रास ब्रिटिश को वापस मिल गया, यानी कि जो स्थिति पहले की थी, मद्रास को फ्रांसीसियों ने अंग्रेज़ों से वापस ले लिया था, जीत लिया था, तो उन्होंने उस मद्रास को फिर से अंग्रेज़ों को दे दिया। और जो फ्रेंच टेरिटरीज थी जिसको अंग्रेज़ों ने जीता था, उन्होंने फिलहाल फ्रांसीसियों को वापस कर दिया था, यानी कि यथास्थिति यहाँ पर बरकरार कर ली गई थी एक्सला चैपल की संधि से। 1748 में यह युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन क्या यह युद्ध जो था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया था? ऐसा बिल्कुल नहीं था। मात्र एक साल के बाद ही, यानी कि 1749 में ही कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था ये भी शुरू हो जाता है।
तो फिलहाल जो पहला युद्ध हुआ था, इससे दो बातें जो है वो सिद्ध हो गई थी। पहली बात तो ये थी कि जो यहाँ पर सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्नाइज्ड यूरोपियन आर्मीज ओवर इंडियन ट्रूप्स, तो भारतीय सेना के समक्ष अगर देखा जाए तो जो बिल्कुल आधुनिक तरीके से ट्रेंड और जो सैन्य सुविधाएं थी उससे युक्त जो यूरोपियन सेना थी उसकी श्रेष्ठता जो थी वो साबित हो गई। और ये माना गया कि फ़िलहाल भारतीय सेनाएं जो थी वो ओल्ड फैशन है और यहाँ पर भारतीय सेनाओं को कम सैनिकों के द्वारा ही यूरोपीय जो सेनाएं हैं वो हरा सकती हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो नेवी की इम्पोर्टेंस है इसके बारे में लोगों को पता चल गया कि नेवी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो युद्ध हुआ था, मैं आपको बताऊं तो ये मैप आप देख सकते हैं, इसके इधर आपको पूरा समुद्र ही समुद्र मिलेगा। तो नेवी की सहायता से आप फटाफट यहाँ से वहाँ आवागमन इनके लिए सुविधाजनक था अपेक्षाकृत स्थल मार्गों के। तो नेवी जो इम्पोर्टेंस थी वो इन लोगों को पता चल गई थी। दोस्तों इसके बाद बात करें तो 1749 से लेकर 1754 तक ये समय रहा था दूसरे कर्नाटक युद्ध का। और दोस्तों इस युद्ध का मेन कारण क्या था कि 1748 में निज़ाम आसफ जाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब निज़ाम आसफ जाह की जो मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो सक्सेशन की बैटल थी, सक्सेशन का जो युद्ध था वो स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आमने सामने दो लोग आ जाते हैं। निज़ाम आसफ जाह मरता है तो गद्दी के दो दावेदार थे जो कि सामने आए। पहला तो ये था कि आसफ जहाँ का जो बेटा था नासिर जंग, इसने कहा कि मेरे पिताजी थे तो मैं राजा बनूंगा। और आसफ जहाँ की बेटी का भी एक बेटा था, यानी कि नासिर जंग का भांजा कहा जाएगा उसे, मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग जो थे ये आमने सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो मुजफ्फर जंग था वो ये कहता है कि क्योंकि मुग़लों ने कहा है कि मैं ही असली वारिस हूँ तो मामा जी अब आप जो है ये युद्ध मतलब मत लड़िए और मुझे सुल्तान बनने दीजिए। लेकिन नासिर जंग ने कहा कि नहीं भाई देखो, नियमतः तो मुझे ही राजा बनना है। तो दोनों जो ये लोग थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। और इन दोनों ने भी आपस में जो लड़ाई की थी उसमें फ्रांसीसियों की इन लोगों ने मदद ले ली थी। अब यहीं से जो है धीरे धीरे भारत में ये जो यूरोपीय कंपनियाँ थीं इनका विस्तार होना और इनकी शक्ति का विस्तार होना स्टार्ट हो जाता है। देखा जाए तो ये मैंने आपको एक टेबल बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंच जो थे यानी जो फ्रांसीसी थे उस समय उनका जो गवर्नर था वो कौन था, तो डुप्ले था। और डुप्ले ने यहाँ पर चांदा साहब और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया था, जबकि अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया था किसको, उस समय उनका जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था। उसने अनवरुद्दीन, मोहम्मद अली और नासिर जंग को सपोर्ट किया था। ये मैं आपको आगे और अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि 1748 में चंदा साहब ने नवाब अनवरुद्दीन की सत्ता को चुनौती दी थी। चंदा साहब मैंने आपको बताया था नवाब अनवरुद्दीन का साला था और इसने 1748 में नवाब अनवरुद्दीन की सत्ता को चुनौती दी। उसने कहा कि राजा तो मैं बनूंगा, राजा आप नहीं बनेंगे, राजा मैं बनूंगा। और फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को, जबकि अंग्रेज़ों ने नवाब अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज़ों ने जो समर्थन किया है वो जो उस समय के राजा हैं नवाब अनवरुद्दीन और नासिर जंग दोनों को सपोर्ट किया है, जबकि चांदा साहब और मुजफ्फर जंग ये जो है बनना चाहते हैं राजा, उनको सपोर्ट किया गया है फ्रांसीसियों के द्वारा। तो फिलहाल देखा जाए तो आरकाट, ये जो आरकाट का एरिया है ये एरिया आपको यहाँ पर शो होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका आरकाट वाला एरिया। तो यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है ये देखो, और इधर जो है ये हैदराबाद है। तो निज़ाम जो है वो हैदराबाद में है, यानी कि अनवरुद्दीन वगैरह जो हैं वो हैदराबाद में हैं। और अगर बात किया जाए तो जो आरकाट है, ये जो कोरोमंडल तट है, यहाँ पर आपको आरकाट साम्राज्य दिखाई देगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आरकाट में जो शासक है कौन है, अनवरुद्दीन है। और उसका विरोध कौन कर रहा है, तो चांदा साहब कर रहे हैं। अनवरुद्दीन को डिफेंड कर रहा है कौन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। और चांदा साहब को डिफेंड कौन कर रहे हैं, फ्रांसीसी कर रहे हैं। इसी प्रकार से हैदराबाद में देखेंगे तो नासिर जंग ये राजा बना है और उसको विरोध कौन कर रहा है, मुजफ्फर जंग विरोध कर रहा है। और नासिर जंग को सपोर्ट कौन कर रहा है, तो डिफेंड कर रहे हैं अंग्रेज। और मुजफ्फर जंग को डिफेंड कौन कर रहा है, तो फ्रेंच कर रहे हैं। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो आरकाट और हैदराबाद ये दो यहाँ पर क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो शांति व्यवस्था बनी हुई है अब वो भंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंच और इंग्लिश जो हैं ये क्रमशः एक दूसरे की सपोर्ट करके अब इनको आपस में लड़ाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो 1749 ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सन है जब अंबर का युद्ध हुआ था।
बैटल ऑफ अंबर के नाम से इसे जाना जाता है। ये वेल्लोर के निकट आपको देखने को मिलेगा। तो अंबर का युद्ध होता है और इसमें अनवरुद्दीन यानी कि आरकाट का जो राजा है अनवरुद्दीन वो मारा जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रेंच की ये टिकड़ी है ये बड़े काम आती है। यानी कि डुप्ले ने क्या किया था, डुप्ले, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग ने संयुक्त रूप से अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हराया और उसको मार डाला। ठीक है। और इसी प्रकार से नासिर जंग, अब देखेंगे आप ये जो एरिया है ये आरकाट वाला अनवरुद्दीन से खाली हो गया, हैदराबाद वाला नासिर जंग से खाली हो गया, क्योंकि नासिर जंग को भी मरवा दिया गया, उसके ही एक नोबेल के द्वारा उसको मरवा दिया गया। इस प्रकार देखेंगे तो अब यहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव है इसने जिनको सपोर्ट किया था, डिफेंड किया था, अनवरुद्दीन भी मारा जा चुका है, नासिर जंग भी मारा जा चुका है और फ्रेंच जो है वो पावर में आ रहे हैं। तो चांदा साहब, मुजफ्फर जंग, अभी बिल्कुल क्लियर है कि अब यही लोग जो है राजा बनने वाले हैं, यही लोग अब नवाब बनेंगे। तो इस प्रकार से अनवरुद्दीन की मौत के बाद उसका पुत्र मोहम्मद अली क्लाइव से मदद मांगता है। मोहम्मद अली ये कहता है कि ठीक है, अनवरुद्दीन यानी कि मेरे जो पापा थे वो तो चले गए, लेकिन आप मुझे जो है अपनी सेना दीजिए, अपनी ताकत दीजिए, मैं चंदा साहब से लड़ूंगा। तो अब ये लड़ाई जो है आरकाट वाली ये समाप्त नहीं हुई है और अब मोहम्मद अली जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से चंदा साहब से लड़ाई करेगा। तो 1751 में क्या होता है कि क्लाइव जो है उसने कहा ऑल राइट, क्लाइव बोलता है ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, 1751 वाला क्लाइव ने आरकाट को जीत लिया। अब ये जो पूरा एरिया था आरकाट वाला, इसको किसने जीत लिया, क्लाइव ने जीत लिया। ठीक है। कब, 1751 में, मात्र 2 साल के बाद क्लाइव ने आरकाट को जीत लिया था और क्लाइव वहाँ पर केवल 210 सैनिकों को लेकर गया था, फिर भी उसने यहाँ पर आरकाट को जीत लिया था। 1752 में क्या होता है कि मैसूर, तंजौर और मराठा ये क्लाइव की मदद को आ गए। तो मैसूर, तंजौर और मराठा जो थे इन्होंने क्लाइव की मदद करनी चाहिए। नतीजा ये होता है कि चंदा साहब हारा और मारा गया। कहाँ पर, तंजौर में। मोहम्मद अली जो है वो जो आरकाट एरिया है उसका नवाब बना दिया गया। ठीक है। और 1754 में डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो फ्रांसीसी थी उन्होंने डुप्ले को वापस फ्रांस बुलाकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब यहाँ पर जो बॉस थे, इनके डुप्ले के जो बॉस थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, शुरू में तो आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन लगातार आप जो है हार रहे हैं, तो अब आप वापस आ जाइए। हालांकि डुप्ले बहुत ही कूटनीतिक और वीर व्यक्ति था। अगर वो भारत में रहता तो निश्चित रूप से फ्रांसीसियों की जो हालत हुई थी आगे चल के वांडीवास के युद्ध के बाद, वो स्थिति शायद ना होने पाती। तो 1754 में डुप्ले जो था वो वापस चला जाता है, कहाँ पर, फ्रांस। और 1754 में ही पांडिचेरी की संधि होती है, जिसमें 2 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे के क्षेत्र को वापस करके मान्यता दे देंगे। लेकिन ये जो संधि है ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो पहला युद्ध था उसमें एक्सला चैपल की संधि होती है और ये जो दूसरा युद्ध है कर्नाटक का, इसमें पांडिचेरी की संधि होती है। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा कर्नाटक युद्ध भी शुरू हो जाता है। कब, 54 में दूसरा युद्ध समाप्त होता है। इसके बाद 1758 में तीसरा युद्ध जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, इससे पहले ध्यान रखिएगा कि 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका है। ठीक है। और अब जो अंग्रेज़ हैं वो बंगाल में वेल सेटल हो चुके हैं। अंग्रेज़ जो हैं वो बंगाल में काफ़ी अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से सेटल हो चुके हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब बहुत ही अच्छी पोजीशन में है अपेक्षाकृत फ्रांसीसियों के। तो 1756 से लेकर 1763 तक ध्यान दीजिएगा, यह एक यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। काफ़ी लंबा समय तक ये युद्ध चला था। तो 1756 से लेकर 1763 तक तो यूरोप में ये जो युद्ध था ये शुरू हो गया था। कब, 1756 में ही। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं उस समय जो आवागमन होता था वो जल मार्ग से होता था, तो जहाज़ों के आने जाने में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का समय लगता था। तो 1756 में जब यूरोप में ये फ्रांसीसी और अंग्रेज़ आपस में लड़ रहे थे, तो उस समय भारत में जो थी वो अंग्रेज़ और जो फ्रांसीसी थे उनके बीच शांति छाई हुई थी। लेकिन एक दिन एक जहाज़ आता है और वहाँ से पैगाम आता है कि फ्रांसीसियों को ख़त्म करना है और इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं कि चलो भाई अब हम एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। 1758 में फ्रेंच सेना ने विजयनगरम और सेंट डेविड में ईस्ट इंडिया कंपनी के किलों को कैप्चर कर लिया। मतलब जैसे ही उन्हें पता चलता है कि अब हमें आपस में लड़ना है, तो फ्रांसीसियों ने क्या किया था 1758 में, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो विजयनगरम है और सेंट डेविड किला है
उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अब बदले की कार्रवाई तो यहाँ पर तय है कि बदला भी लिया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उन्होंने मछलीपट्टनम में फ्रेंच जहाज़ों को डुबा दिया था। मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में जो आपका ये हमारा भारत है, यहाँ पर लगभग आपको आंध्र प्रदेश मिलेगा, यहीं पर आपको मिलेगा मछलीपट्टनम। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया कि फ्रांसीसियों की जो जहाज़ थे उनको उन्होंने डुबा दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल में फ्रेंच को तहस नहस कर दिया गया था। यहाँ पर भी यानी कि ऊपर जो बंगाल में यानी कि चंदेर नगर या चंद्रनगर जो भी था इनके पास, फ्रांसीसियों के पास, उसको भी तहस नहस कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो अब देखो यहाँ पर चंद्रनगर पे तो उन्होंने इतने बम मारे थे कि वो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया गया था। कासिम बाजार और बालासोर ये दोनों भी जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई थी फ्रांसीसियों के द्वारा, इसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। इसके बाद समय आता है 1759 का। 1759 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के निजाम से ये जो नार्दर्न सरकार है इसको अपने कब्जे में ले लिया था। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वाला जो एरिया था इसे आप कहेंगे कर्नाटिक एरिया, इसे आप क्या कहेंगे, कर्नाटिक एरिया कहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी से इसे नाम जानते थे। इसके बाद जो ये एरिया था इसको जो है कहते थे नार्दर्न सरकार्स। ठीक है, तो नार्दर्न सरकार्स को अब यहाँ पर बहुत ही मजबूती के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, 1760 में क्या होता है, बैटल ऑफ वांडीवास। ये एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से उनकी जो सत्ता थी उसको चुनौती दी और उसको समाप्त कर दिया था। इसलिए कहा जाता है कि जो फ्रांसीसी शक्ति का अंत हुआ था वो बैटल ऑफ वांडीवास के थ्रू हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध की कहाँ पर हुआ था, वांडीवास ये बंदावासी नाम की एक जगह थी जिसे ये लोग बुला नहीं पाते थे, तो उसका ये प्रोनाउंसिएशन करते थे वांडीवास के नाम से। तो वांडीवास का युद्ध होता है 1760 में, तमिलनाडु में ये जगह स्थित है। तो यहाँ पर जो फ्रेंच थे वो बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिए गए थे अंग्रेज़ों के द्वारा। उसमें जो ब्रिटिश ऑफिसर था कौन था, तो सर आयरकूट था। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे 1761 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी को भी कैप्चर कर लिया। अब 1763 का समय आता है और यहाँ पर पेरिस की संधि होती है। फ्रांसीसियों की शक्ति और साम्राज्य का यहीं से पतन हो जाता है। तो भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या रहे, तो मुख्य रूप से कहा जाता है कि 4 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि अंग्रेज़ों की जो व्यापारिक और नेवल सेना थी, जल सेना थी, वो काफ़ी उन्नत थी। दूसरी बात कि फ्रांसीसी सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा था। मैंने बताया था आपको कि अंग्रेज़ों को तो समर्थन मिलता था उनके नेटिव यानी कि उनके राष्ट्र से, लेकिन फ्रांसीसियों को कोई समर्थन विशेष नहीं मिला था। फ्रांसीसी केवल डेक्कन में, जबकि अंग्रेज़ों का बंगाल में बड़ा शक्तिशाली आधार था। और सबसे बड़ी बात है कि अंग्रेज़ों के पास 3 पोर्ट थे, 3 बंदरगाह थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जबकि फ्रांसीसियों के पास केवल एक था, पांडिचेरी। तो ये भी एक बड़ी वजह बना था जिसकी वजह से फ्रांसीसी शक्ति का भारत में अंत हो जाता है। तो यहाँ पर कुल मिला के कर्नाटक के तीनों युद्ध हमने पढ़े। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट बस इतना सही है कि यह युद्ध कब शुरू हुआ, कारण क्या था और कौन सी संधि हुई थी। और फिलहाल कभी ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि संधि में क्या हुआ था। ठीक है, अब ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्रेंच और इंग्लिश जो थे उन्होंने किस प्रकार से आरकाट और हैदराबाद के जो सुल्तान थे उनको किस प्रकार से समर्थन दिया है। तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछते हैं क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी अगर आप ये PDF चाहते हैं तो आपके लिए एक ग्रुप बनाया जा रहा है, ग्रुप की जानकारी आपको जल्दी दे दी जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, हम शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक अलग वीडियो में। थैंक यू।